दोस्तों, क्या महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली हुई? ये सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने। बड़ी हैरानी हुई मुझे देखकर। संजय राउत ने अभी पूरे मतगणना होने का इंतजार भी नहीं किया और उससे पहले वो मीडिया के सामने आ गए। अभी थोड़ी देर पहले संजय राउत ने मीडिया के सामने आकर जो बात बोली वो हैरान भी करती है और उद्धव ठाकरे की परेशानी, उनके माथे पर जो इस वक्त बल है, उसको भी रेखांकित करती है। दोस्तों, संजय राउत ने अभी मीडिया के आगे आकर एक सनसनीखेज आरोप लगा दिया और साफ तौर पर कह दिया कि वो इस तरह के नतीजों को अस्वीकार करते हैं। ये नतीजे महाराष्ट्र के नतीजे हो ही नहीं सकते। महाराष्ट्र की जनता ने ये नतीजे दिए ही नहीं है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज सुबह से ही जब से चुनाव आयोग के आंकड़े आए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के आंकड़ों पर ही हम विश्वास कर सकते हैं, जब से चुनाव आयोग के आंकड़े आए हैं तब से लगातार शुरुआती रुझानों में ही, फाइनल आंकड़े तो शाम तक आएंगे, लेकिन शुरुआती रुझानों में ही महाराष्ट्र में एनडीए आगे चल रहा है। और एनडीए में भी जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन अभी तो मतगणना चल ही रही है और अभी फाइनल आंकड़े आने में काफी वक्त लगेगा। लेकिन उससे पहले ही शिवसेना की तरफ से, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से संजय राउत सामने आ गए और उन्होंने जबरदस्त तरीके से डबल इंजन सरकार को निशाने पर ले लिया। मोदी को और राज्य की मशीनरी को उन्होंने जबरदस्त तरीके से उन पर आरोप लगाते हुए कहा, 2 दिन पहले गौतम अडानी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में एक अरेस्ट वारंट निकला। रिश्वत का केस है 2000 करोड़ का, उसमें भाजपा की पोल खुल गई। उस पर से ध्यान हटाने के लिए पूरा एक कपट कारस्तानी है, उसकी तैयारी पहले से चल रही थी। महाराष्ट्र गौतम अडानी की जेब में जा रहा है, मुंबई अडानी की जेब में जा रहा है। हमें विरोध किया कि अडानी राष्ट्र नहीं होने देंगे। इस प्रकार के नतीजों के राज्य पर लादे जा रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हैं दोस्तों, संजय राउत ये कह रहे हैं कि ये जो नतीजे हैं ये महाराष्ट्र के नतीजे नहीं हैं, ये महाराष्ट्र पर थोपे जा रहे हैं। संजय राउत का ये आरोप है बीजेपी पर कि ये जो पूरी की पूरी ये जो नतीजे हैं ये मशीनरी की गड़बड़ से, मशीनरी अपने हाथ में ले ली है बीजेपी ने और ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है। आगे संजय राउत ने कहा, इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लादे गए हैं। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। लाडकी बहन योजना को लेकर किए गए सवाल पर संजय राउत ने कहा, यहाँ लाडले भाई हैं, लाडले नाना जी हैं, लाडले दादाजी हैं, सब कुछ लाडले हैं। यहाँ हमको मालूम है कि यहाँ क्या है, ये जो निर्णय आया है वो जनता का नहीं है। तो संजय राउत ये कह रहे हैं कि ये जो निर्णय है ये महाराष्ट्र की जनता नहीं है, पूरी की पूरी मशीनरी बीजेपी ने अपने हाथों में ले रखी है और उस मशीनरी के बूते बीजेपी ये परिणाम दिखा रही है, महाराष्ट्र की जनता पर ये परिणाम लाद रही है, जबकि महाराष्ट्र की जनता ने ऐसा वोट नहीं किया है। यानी कि नतीजों पर सवाल उठा रहे हैं संजय राउत। आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही सवाल हैं जो हरियाणा के इलेक्शन के बाद कांग्रेस पार्टी ने उठाए थे। आपको याद होगा, हरियाणा में जब कांग्रेस पार्टी हारी थी तो पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जयराम रमेश के साथ कहा था कि हम ऐसे नतीजे कबूल नहीं करते, हमको ये नतीजे अस्वीकार्य हैं। और उसके बाद चुनाव आयोग के पास शिकायत लेकर गई भी थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन यहाँ तो संजय राउत साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूरी की पूरी मशीनरी बीजेपी ने हथिया ली और उस मशीनरी के जरिए बीजेपी गलत परिणाम महाराष्ट्र की जनता पर थोप रही है। आगे संजय राउत ने कहा, लोकसभा के 2 चुनाव 2014-2019 में मोदी और शाह ने यही किया था। विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार वही रणनीति उन्होंने महाराष्ट्र में अपनाई कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा। यह हमेशा बीजेपी की रणनीति रही है। तो काफी नाराज दिखे संजय राउत यहाँ पर और जबरदस्त तरीके से उन्होंने बार बार ये कहा कि महायुति ने पूरी मशीनरी अपने कब्जे में ले ली है। और इस तरह के आरोप दोस्तों इंडिया गठबंधन पूरे चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी पर लगाता रहा कि गुजरात से खास तौर पर लोग आए हैं और गुजरात के लोग यहाँ पर पूरी का पूरा मैनेजमेंट कर रहे हैं। यहाँ तक शरद पवार ने कह दिया कि पुलिस की वैन में, ये आरोप शरद पवार ने लगाए, मैंने नहीं लगाए, कि पुलिस की वैन में कैश बांटा जा रहा है, जबरदस्त तरीके से पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। सरकारी योजनाओं के जरिए तो लोगों को पैसा दिया ही जा रहा है, इसके अलावा जो जमीन पर कैश बांटा जा रहा है अनाप शनाप, उसको लेकर भी इंडिया गठबंधन ने बहुत आरोप लगाए थे एनडीए पर। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि आज जो जिन चीजों पर बात होगी, आज जिन चीजों पर विवेचना होगी, चर्चा होगी, वो होंगे आंकड़े। और आंकड़े किसी भी हाल में, किसी भी तरह से इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं है। जिस बीजेपी के लिए कहा जा रहा था कि बीजेपी महाराष्ट्र के चुनाव में, लोकसभा में इतना खराब कैसे परफॉर्म कर सकती है, सिंगल डिजिट पर आकर रुक गई थी बीजेपी महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में, उस बीजेपी ने जबरदस्त वापसी की है। महाराष्ट्र में 128 सीटों के साथ इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, रुझानों में महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी आगे चल रही है
और एकनाथ शिंदे ने तो कमाल कर दिया दोस्तों। एकनाथ शिंदे की शिवसेना अगर 55 सीटों पर फिलहाल जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आगे चल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि महाराष्ट्र के लोगों ने उद्धव ठाकरे को रिजेक्ट कर दिया। और वो गुस्सा ही शायद संजय राउत का दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये लड़ाई उद्धव ठाकरे के अस्तित्व की लड़ाई थी। नकली शिवसेना असली शिवसेना कौन होगा, ये लड़ाई उसकी थी। और फिलहाल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना मात्र 17 सीटों पर आगे चल रही है, और ये बहुत बड़ा सेटबैक है। और इसके अलावा ये सेटबैक है दोस्तों शरद पवार के लिए भी। शरद पवार की पार्टी 13 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि एनसीपी, अजित पवार की एनसीपी, जिसके लिए कहा जा रहा था कि वो एनडीए में सबसे कमजोर कड़ी है, वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। फिलहाल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं तो वो 35 सीटों पर आगे चल रही है रुझानों में। मैं फिर कह रही हूं कि 12 राउंड की वोटिंग होती है दोस्तों, शाम तक पूरा आंकड़ा आएगा। लेकिन हमको एक हिंट पता चलती है कि महाराष्ट्र ने किस तरह से अपना एक तरह से मैंडेट दिया है। हालांकि संजय राउत तो कहते हैं कि ये महाराष्ट्र का मैंडेट ही नहीं है, क्योंकि गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में अरेस्ट वारंट जारी हुआ, इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि महाराष्ट्र गौतम अडानी को दे दे, और जो महाराष्ट्र है, खासतौर पर मुंबई का जो पूरा का पूरा इलाका है जहां बड़े स्तर पर अडानी की कंपनी को जमीन दी गई, धारावी वाली इलाका, उसके लिए संजय राउत ने कहा कि ये सब कुछ मैनेजमेंट और मशीनरी हथियाकर किया जा रहा है। इस तरह की बातें अभी और होती रहेंगी। महाराष्ट्र पर विवेचना बहुत लंबी और बहुत आगे तक चलती रहेगी। दोस्तों, मशीनरी को लेकर चुनाव के दौरान भी इंडिया गठबंधन ने बहुत आरोप लगाए थे, बल्कि जानकार तो ये भी कह रहे थे कि महाराष्ट्र के इतिहास का न केवल बहुत खर्चीला चुनाव है, बल्कि जिस तरह का एक लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड तो थी ही नहीं। महाराष्ट्र का चुनाव जो हरियाणा के साथ होना चाहिए था, उसको जानबूझ कर देरी से किया गया ताकि लाडली बहन योजना की 2-3 किश्तें लोगों तक पहुंच पाए। इसके अलावा महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरह का प्रचार हुआ, उस प्रचार में जिस तरह की बातें हुई दोनों तरफ से, उसको लेकर भी बहुत से विरोधाभास देखने को मिले। बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ बीजेपी उतरी थी जमीन पर, लेकिन बाद में उसको बीच चुनाव में इस नारे से अपने आप को खुद ही अलग करना पड़ गया। याद होगा आपको, अजित पवार ने पहले इसका विरोध किया, उसके बाद पंकजा मुंडे ने इसका विरोध कर दिया, फिर अशोक चव्हाण ने इसका विरोध कर दिया। ऐसा लगता है कि बीजेपी ने बीच चुनाव में अपनी रणनीति बदली और बीजेपी ने महाराष्ट्र के चुनाव को स्थानीय कर दिया। मोदी और अमित शाह इस चुनाव से अपने आप को दूर कर चुके थे। याद होगा आपको, विदर्भ में अमित शाह को रैलियां करनी थी, लेकिन वो रैलियां कैंसिल कर दी गई। उस वक्त बताया गया कि मणिपुर के हालात पर नजर बनाने के लिए अमित शाह ने ये रैलियां कैंसिल की, लेकिन अमित शाह की रैलियां इतनी आसानी से कैंसिल होती नहीं है, और मोदी जी तो विदेश ही चले गए थे। महाराष्ट्र के चुनाव के प्रचार के दिन बचे थे, उसके बावजूद भी मोदी जी विदेश चले गए थे। ऐसा ही मोदी ने हरियाणा में भी किया था। हरियाणा में भी काफी हद तक लोकल कर दिया था चुनाव बीजेपी ने, और ऐसा लगता है दोस्तों महाराष्ट्र में भी यही चला है। महाराष्ट्र में भी लोकल कर दिया पूरा का पूरा चुनाव एनडीए ने, और इसी का उसको फायदा मिला। और अब तो इस बात में दोस्तों, इस महाराष्ट्र के जो नतीजे हैं उससे इस बात की तस्दीक हो गई कि ये जो एन चुनाव से पहले योजनाएं लागू की जाती हैं, लाडली बहन योजना और लाडला भाऊ योजना, ये मध्य प्रदेश से निकलकर, झारखंड से निकलकर, महाराष्ट्र से निकलकर इस बात की तस्दीक करती हैं कि ये आपको तुरंत फायदा देंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, किसी के भी खाते में पैसा आएगा तो बुरा तो किसी को नहीं लगेगा। किसी के खाते में पैसा आएगा तो वो गुस्से में जाकर उस पार्टी के खिलाफ वोट तो नहीं डालेगा। हो सकता है वोट न डाले, लेकिन उसके खिलाफ गुस्सा तो नहीं होगा। वो हमने देखा, और ये बार बार नहीं हो रहा है। अब इस तरह की योजना को लेकर मोदी जी रेगड़ी कह चुके हैं इसे, लेकिन सच्चाई है कि अब इसे हर पार्टी अपनाएगी। झारखंड में अगर हेमंत सोरेन की वापसी होती है, उनकी सरकार की वापसी होती है, तो भी इसी योजना को बहुत बड़ा योगदान उसका माना जाएगा। और अगर महाराष्ट्र में इस तरह से झूम कर एनडीए सरकार बना रही है, जो कम से कम रुझान में दिखाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका योगदान भी बड़े स्तर पर लाडली बहन योजना को जाएगा। हालांकि ये बात सही है दोस्तों कि इस तरह की योजनाएं और इस तरह की लोक लुभावन रेवड़ियां जो अर्थव्यवस्था है महाराष्ट्र की या किसी भी राज्य की, उसमें कितने नुकसान पहुंचाते हैं, यह बहस का विषय रहा ही नहीं, क्योंकि अब हर लिहाज से हर पार्टी के लिए चुनाव जीतना महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन जो संजय राउत के निशाने हैं, जो संजय राउत के आरोप है, वो बहुत संगीन है। इसलिए है कि इस तरह के आरोप दोस्तों पूरी की पूरी काउंटिंग हो जाती तो संजय राउत बोलते तो भी समझ में आता। अभी तो काउंटिंग आधी ही नहीं हुई है, तो संजय राउत बाहर आकर इस तरह से बात बोल रहे हैं, इस तरह की चीजें बोल रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि अंदर कितना गुस्सा है इंडिया गठबंधन का। हो सकता है कि शाम तक उद्धव ठाकरे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, शरद पवार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और चुनाव आयोग के पास शिकायत लेकर भी इस मामले में जाएं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।